हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 3, डिमांड। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। आप जानते हो ये आपके क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों के फर्स्ट टर्म बिल्कुल आने वाले हैं एंड आज बेसिकली हम इस चैप्टर का पूरा थरो डिस्कशन करेंगे। आई विल जस्ट नॉट कॉल इट अ रिविजन, आई विल कॉल इट अ थरो डिस्कशन। मैं इस चैप्टर को डिस्कस करते करते आपके साथ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ये भी बता पाऊँ कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ आपको किस किस चीज़ की किस किस लैंग्वेज, किस किस वर्ड, किस किस टर्मिनोलॉजी पे आपको खासकर ध्यान रखना है। मैं ये भी आप लोगों को चैप्टर कराते वक्त बताऊंगा। ये वीडियो समवेयर अराउंड 45 से 50 मिनट्स की होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये पढ़ रहे हो मुझसे तो थरली पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, राइट। एंड आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, राइट। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स, राइट। अगर आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, 9717800535। प्लीज़ इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप कॉल करेंगे डाउट्स के लिए, मेरे लिए आंसर करना मुश्किल होगा, ठीक है। बट अगर आपके डाउट्स मेरे को व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस पहुँचा पाऊँ। चलिए आज हम क्विकली डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है अंडर डिस्कशन वो है डिमांड, राइट। आज जो हम चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं दैट चैप्टर इज डिमांड, राइट। डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। डिमांड जब हम पढ़ लेते हैं ना तो टीचर हमसे दो तीन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखता है कि आपको पता है। जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर ऑलरेडी पता है। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो इंसान है जो इंसान यहाँ पर आकर, जो भी इंसान हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, खाता है या कंज्यूम करता है, उसे हम डिमांड कहते हैं, राइट। डिमांड बेसिकली क्या है? डिमांड हमारे लिए वो चीज़ है जब भी कोई कंज्यूमर हमसे मांग रहा है, मतलब व्हेन ही आस्क्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन। नाउ फॉर एग्जांपल, मेरे से बहुत लोगों ने बोला कि सर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो बना दीजिए, रिविजन वीडियोस। मुझसे लोगों ने बोला सर आप बिजनेस स्टडीज़ की रिविजन वीडियोस बना दीजिए, सर आप अकाउंट्स की रिविजन वीडियो बना दीजिए, सर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर दीजिए वीडियो पर ऑनलाइन, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली लोगों ने मुझसे डिमांड किया, लोगों ने मुझसे मांगा क्योंकि वो चाहते हैं ये चीज़ देखना, राइट। तो डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिमांड इज बेसिकली समथिंग दैट particularly a person is ready, the person is ready to consume, मतलब he is ready to buy, he is ready to buy। मतलब मैं अगर मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके जाता हूँ तो लोग इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं और उसके लिए पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं, है ना। उसके लिए मनी पे करने के लिए भी तैयार है, राइट। तो whenever I am saying demand, demand is nothing but demand is the quantity of a commodity। What do you mean by quantity of a commodity? Quantity of a commodity से मेरा कहने का मतलब है वो particular quantity जो लोग खरीदने को या कंज्यूमर जो है वो बाय करने को रेडी हैं, खरीदने को रेडी हैं, बाय करने के लिए रेडी हैं, है ना। एट ईच पॉसिबल प्राइस, मतलब एट दैट प्राइस जो मैं उस प्रोडक्ट के लिए मांगू। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं वीडियोस बना देता हूँ लेकिन हर एक बच्चे को कम से कम 5 ऐड देखने पड़ेंगे, है ना। इफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज रेडी टू पे दैट प्राइस टू मी, इफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज रेडी टू पे दैट प्राइस टू मी, या मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मुझे लाइक करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो कर लो प्लीज़, अगर नहीं किया है तो, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा करने के लिए रेडी हो, अगर आप ये प्राइस पे करने के लिए रेडी हो, तब हम उसे कहते हैं कि आपने डिमांड करी है। When you are ready to pay the price, when you are willing to pay the price,
for purchasing that particular product or commodity, it is called demand. And demand is nothing but the quantity of the commodity which you are ready to purchase, right? Which you are ready to buy. नाउ डिमांड जो है वो दो तरीके की हो सकती है. भाई मेरे पास में 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई सर मुझे ना ये चीज़ें समझा दो, इन चीज़ों की वीडियो बना दो. उसको मैं कहता हूँ 4 अलग अलग बच्चों ने अपनी अपनी डिमांड बता दी, तो मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हो गया? जब एक इंसान अपनी इच्छा अपनी अपनी इच्छा बता रहा है, मतलब वो केवल इंडिविजुअल अपनी इच्छा बता रहा है. व्हेन ही इज टेलिंग हिज इंडिविजुअल इच्छा, उसे मैं क्या कहूँगा? उसे मैं कहूँगा इंडिविजुअल डिमांड. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हो? हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं अ कंज्यूमर. व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड हियर अ कंज्यूमर, वन कंज्यूमर इज टेलिंग मी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आई रिपीट माई सेल्फ, one person or one individual is telling me how much commodity is he willing to buy. I repeat myself, how much commodity he is willing to buy. Again, we are talking only about one consumer, and when we are talking about one consumer, it is called individual demand. जब हम एक बंदे की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ अपनी मम्मी को बोलता हूँ प्लीज़ आज आलू के पराठे बना दो, तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, ये मैंने इंडिविजुअली जाके डिमांड करी है, ठीक है. लेकिन अब मैंने अपने भाई बहनों को भी पटा लिया, मैंने पापा को भी पटा लिया, है ना, मैंने घर के और सदस्यों को भी पटा लिया कि यार आज मम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आलू के पराठे बनाएं, है ना. इसका मतलब क्या हो गया? आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड. व्हेन ऑल द कंज्यूमर्स when all the consumers are willing to buy, तो जब सेम प्रोडक्ट बाय करने को रेडी हैं, उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड. मतलब मैं अकेले नहीं बोल रहा, सब लोगों ने यूनानिमस डिसीजन दिया कि हम ये प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड. 1 मार्क में 3 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, 1 मार्क में 3 मार्क में आ सकता है. 1 मार्क में एक एमसीक्यू बनकर आएगा, आइडेंटिफाई करो इंडिविजुअल डिमांड है मार्केट डिमांड है ना. तो इसको आइडेंटिफाई करने के पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? एक बंदे ने मांगी है, एक बंदे की डिमांड है, मांग है, या सब लोगों की एक ही मांग है. तो जब मैं जाता हूँ गवर्नमेंट के पास कि भाई साहब मेरा पासपोर्ट बना दो, वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड. बेटा जब एक ग्रुप ऑफ पीपल धरने पे बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर अप्लाइंग आर डिमांडिंग समथिंग, उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड. आई रिपीट माई सेल्फ, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है? इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर डिमांड करता है, मार्केट डिमांड में एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं. आई रिपीट माई सेल्फ, एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, राइट. सर अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आ रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है, देखो नोट्स में भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स हु डोंट हैव दीज नोट्स, आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन. वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. वहाँ पर अगर आप देखेंगे ये नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड करे हुए हैं. दीज नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द इंस्टाग्राम पेज ऑफ ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन, राइट. आप चाहें तो प्लीज़ वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने अपलोड करे हुए हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, तो आप चाहें तो वहाँ से भी नोट्स निकाल सकते हैं. सर अब हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. मतलब मेरे को अगर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल डिमांड के बारे में जानना है, मुझे अपने प्रोडक्ट के इंडिविजुअल डिमांड के बारे में जानना है, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? हाउ कैन आई डू दैट? सर पहली चीज़ हमें बोला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. मुझे मेरी कमोडिटी के प्राइस के बारे में जानना पड़ेगा. मतलब मेरे प्राइस और मेरे डिमांड का एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, ठीक है. अब वो कैसा रिश्ता है? सर ये उल्टा रिश्ता है. उल्टा रिश्ता से मेरा कहने का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, है ना. मतलब इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन. क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन. सर इनवर्स वर्ड याद नहीं हो रहा,
बेटा आप लिख सकते हो देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन और एन इनवर्स रिलेशन। उल्टा रिश्ता है, एक को फायदा होगा तो दूसरा घटेगा, दूसरे को नुकसान होगा, एक को नुकसान होगा तो दूसरे को फायदा होगा। दैट्स द बेसिक रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक। सर मैं कहता हूँ अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को मांग रहे हैं, तो बेटा उसका प्राइस जो है, उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। इसका ऑपोजिट इफेक्ट, वाइस वर्सा इफेक्ट, मैंने बोला अगर एक पर्टिकुलर प्राइस, अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्राइस जो है वो गिरती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। डिमांड बढ़ रही है, प्राइस घट जाएगी, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड घट रही है, डिमांड रिड्यूस हो रही है तो प्राइस बढ़ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड द इंडिविजुअल डिमांड हियर सेज दैट अगर मेरे प्राइस और कमोडिटी के बीच, मेरे डिमांड के बीच का रिश्ता क्या है, वो एक इनडायरेक्ट रिश्ता है। ठीक। तो यू कैन रीड हियर व्हाट आई हैव गिवन एज द नोट्स हियर। मैंने केवल मेन पॉइंट दिया है, कोई फालतू बकवास नहीं लिखा है। लिखा है अगर देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मैं जितना क्वांटिटी मांग रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड में और मेरे प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी रिड्यूस होगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगा। दैट्स द बेसिक मीनिंग। फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है ना। इंडिविजुअल डिमांड मैंने क्या बताया था? इंडिविजुअल डिमांड मैंने बताया था कि जब कोई एक कंज्यूमर डिमांड करता है उसे मैं इंडिविजुअल डिमांड कहता हूँ। जब मैं कहता हूँ सारे कंज्यूमर्स मिलके डिमांड करते हैं उसे मैं कहता हूँ मार्केट डिमांड। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। हम बोल रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब मेरे कमोडिटी से मिलते जुलते गुड्स। हम अब मेरे कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ मेरा कमोडिटी तो फिक्स है। से फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पत्ती बनाता हूँ, मैं चाय पत्ती बनाता हूँ, ठीक है, आई मेक टी लीव्स और आई मेक टी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैं एक कॉफ़ी हाउस चलाता हूँ, चलो मैं कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एक सीसीडी चलाता हूँ, स्टारबक्स हूँ मैं, ठीक है, आई एम स्टारबक्स, ओके, आई रन स्टारबक्स कंपनी। तो मैं कहता हूँ स्टारबक्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन से हो गए? सर सारे बेवरेज, ड्रिंक बेवरेज, हॉट ड्रिंक बेवरेज, वो स्टारबक्स के कॉम्पिटिशन हो गए। तो मैंने बोला स्टारबक्स के जो प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? आई रिपीट माई सेल्फ, स्टारबक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो स्टारबक्स हम बेसिकली बात कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट से जो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स में मेरे पास ना दो तरीके के मिलते प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला, मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला तो मैं मेरे प्रोडक्ट से मिलता हुआ प्रोडक्ट ले लूँगा। इफ़ आई डोंट गेट माई प्रोडक्ट आई टेक अ सब्सटीट्यूट ऑफ माई प्रोडक्ट। से अगर मुझे रेड लेबल की चाय नहीं मिली तो मैं वाघ बकरी की चाय पी लूँगा। सर मुझे एडजेल का पेन नहीं मिला तो मैं यूनिबॉल का पेन ले लूँगा, है ना। सर मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं मिली तो अगर मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं मिली तो मुझे कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी मैं ले लूँगा, है ना। तो ये चीज़ कहलाई मेरी सब्सटीट्यूट गुड्स। तो सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनको मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, जिनको मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए या अपनी पर्टिकुलर वांट के लिए रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। जब जिन प्रोडक्ट्स को मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए रिप्लेस कर सकता हूँ उन गुड्स को मैं क्या कहता हूँ? सब्सटीट्यूट गुड्स। आई रिपीट माई सेल्फ, उन गुड्स को मैं क्या कहता हूँ? सब्सटीट्यूट गुड्स। सर सब्सटीट्यूट गुड्स होने से क्या होता है? सोच के देखना, दिमाग लगाओ, बेसिक दिमाग। बेटा अगर मैं रेड लेबल चाय बनाता हूँ, मेरा प्रोडक्ट रेड लेबल चाय है, बेटा रेड लेबल चाय का प्राइस अगर मैं बढ़ा देता हूँ अचानक से, है ना,
और बाग बकरी चाय का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेम है। से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाग बकरी चाय मार्केट में जाके खरीदूंगा 500 रुपये किलो का पैकेट, रेड लेबल चाय खरीदूंगा वो भी 500 रुपये किलो का पैकेट, है ना। ऐसी 2-4-5 रुपये का ही फर्क है दोनों में, है ना। सारी जो मेजर ताजमहल खरीद लो, चाहे बाग बकरी खरीद लो, चाहे रेड लेबल खरीद लो, है ना, सब में 5-5, 10-10 रुपये का फर्क है, और थोड़ा बहुत अरोमा एंड फर्क है इन सब में बेटा। लेकिन अगर मैं अचानक से कहता हूँ मैं रेड लेबल चाय हूँ, और रेड लेबल चाय जो है उसका प्राइस अचानक से मैं 50 रुपये बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं रेड लेबल चाय का प्राइस अचानक से 50 रुपये इंक्रीज कर देता हूँ, 50 रुपीज़ इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा भाई, जो इंसान मेरा चाय पी रहा था क्योंकि मैं सस्ता था, वो लोग क्या मेरी चाय खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। वो लोग कहाँ चले जाएंगे? वो लोग बाकी कंपनियों में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो शौक मिल रहा है, उन्हें जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो वाघ बकरी से भी उतनी ही मिल रही है सर, वो उन्हें ताजमहल चाय से भी उतनी ही मिल रही है। तो वो क्या करेंगे? मेरे प्रोडक्ट को छोड़ देंगे और दूसरे प्रोडक्ट में चले जाएंगे। तो मेरे कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से दूसरी कमोडिटी के डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, मेरी कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज होने से मेरे जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, मेरे जो मिलते जुलते गुड्स हैं, उनके डिमांड में इंक्रीमेंट आ जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। मतलब अगर मैं सब्सटीट्यूट गुड्स के, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर मैं सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस को बढ़ा देता हूँ, से मेरा प्रोडक्ट रेड लेबल है, मेरा प्रोडक्ट रेड लेबल है, लेकिन अगर ताजमहल चाय की प्राइस 50 रुपये से इंक्रीज हो जाती है, रेड लेबल का प्राइस 50 रुपये से बढ़ जाता है, तो क्या होगा? लोग ताजमहल छोड़ के रेड लेबल खरीदने लग जाएंगे, मतलब मेरे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड विल रिजल्ट इन व्हाट? इंक्रीज इन माय डिमांड। मेरी डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। सर आई टेक अनदर एग्जांपल एंड अ वेरी क्विक एग्जांपल। सबको चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, है ना। 2-3 चॉकलेट्स के नाम बताओ। डेयरी मिल्क, किटकैट। डेयरी मिल्क, किटकैट, बेस्ट एग्जांपल्स। जल्दी से बोलो बेटा। डेयरी मिल्क 20 रुपए की मिलती है, किटकैट 25 रुपए की मिलती है ना। दोनों की डिमांड इक्वल है, दोनों की डिमांड अच्छी खासी है बेटा। अगर मैं कहता हूँ 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क, अगर उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है ना, क्या हो जाता है? 30 रुपीज़ हो जाता है। तो जो लोग 20 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदते थे क्योंकि वो 25 रुपए से कम है, तो वो लोग अब क्या कहेंगे कि भैया मैं किटकैट खरीद लेता हूँ डेयरी मिल्क खरीदने की बजाय। तो क्या होगा सर? डेयरी मिल्क के प्राइस बढ़ने से किटकैट की डिमांड बढ़ जाएगी, डेयरी मिल्क के प्राइस बढ़ने से किटकैट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेटा मेरा जो ये सब्सटीट्यूट गुड है, मेरा जो ये सब्सटीट्यूट गुड है, वो क्या होगा? मेरा जो सब्सटीट्यूट गुड है वो क्या होगा? उस सब्सटीट्यूट गुड के डिमांड में इंक्रीमेंट आ रही है। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। आई होप आई एम क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो अगर आप देख सकते हो, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। दीज आर गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। चाय और कॉफी दोनों हॉट बेवरेज है, तो जल्दी से हम दोनों को रिप्लेस करके पी सकते हैं। मेरी अगर एक डिमांड है चाय पीने की, मैं कॉफी से भी काम चला सकता हूँ, ठीक है। नाउ इफ द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द डिमांड फॉर द गुड। एग्जाम्पल से हमने एक्सप्लेन किया है। अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज, चाय का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज। अगर मैं चाय का प्राइस महंगा कर दूं, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज। लेकिन अगर मैं चाय का प्राइस सस्ता कर दूंगा, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी विल ऑल्सो कम बिकॉज काफ़ी सारे कॉफ़ी वाले लोग जो हैं वो चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। चाय से मुझे याद आया, मैं भी चाय पी लेता हूँ, राइट। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। मैंने बोला 2 तरीके के गुड्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। पहला बोला सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट मतलब मेरे प्रोडक्ट के अलावा मेरे प्रोडक्ट को जो रिप्लेस कर सकता है ना। मैंने बोला ये बॉटल से पानी नहीं पी सकता, चलो इस बॉटल से पी लेता हूँ, है ना। तो मतलब ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री।
मतलब एक प्रोडक्ट नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं चलेगा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर। अगर मैं इस पेन की बात करूं, इस पेन में से अगर मैं ये रिफिल निकाल दूं तो क्या ये पेन किसी काम का है ना? क्या ये रिफिल अकेले काम कर जाएगा? क्या ये रिफिल अकेले डील कर लेगा? नहीं करेगा। तो आई नीड दिस पेन, द बॉडी एंड द रिफिल टुगेदर। दोनों मेरे साथ होंगे तभी मैं काम कर पाऊंगा ना, है ना? अब एक और एग्जांपल देता हूँ, चाय और मग, कप। भाई चाय चुल्लू में हाथ में लेके तो नहीं पी सकता ना, मग तो चाहिए ना भाई, कुछ तो चाहिए ना जिसमें चाय भर के पीऊंगा, है ना? तो अगर इफ आई नीड टू ड्रिंक दिस टी, आई नीड अ कप और अ ग्लास फॉर इट, राइट? तो कप एंड द टी बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिना कप के चाय नहीं पी पाऊंगा, खाली कप क्या हवा थोड़ी ना पीऊंगा, राइट? तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि हम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, है ना? एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, गाड़ी और पेट्रोल। गाड़ी पेट्रोल, गाड़ी डीजल, कार एंड डीजल, राइट? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिना डीजल के या पेट्रोल की गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती, हवा से थोड़ी ना चलाओगे गाड़ी, है ना? यहाँ तुम्हारा अगर चल हो कि भैया चलो मैं तो पीछे किसी को लगा के रखूंगा जो धक्का देगा, दैट्स अ डिफरेंट केस, राइट? बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनका मतलब क्या है कि हम इनको साथ में यूज करेंगे। मैं इस प्रोडक्ट के बिना दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा। अब सोचो बेटा, अगर इस पेन का प्राइस बढ़ा दूं, मैं बोलूं कि ये पेन अभी तो मुझे मार्केट में 10 रुपए का मिलता है ना? अब ये मार्केट में 50 रुपए का मिलेगा। सोचो क्या इसकी रिफिल बिकेगी क्या? अगर ये पेन महंगा हो गया तो इसकी रिफिल बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी, क्योंकि इस पेन, अगर लोग ये पेन ही नहीं खरीदेंगे तो ये रिफिल क्यों खरीदेंगे? अगर लोग ये पेन ही नहीं खरीदेंगे तो रिफिल क्यों खरीदेंगे? पार्कर पेन के साथ यही होता है ना प्रॉब्लम। 100 रुपए का पेन है, रिफिल मिलती है 60 रुपए की। अगर रिफिल का प्राइस बढ़ा दोगे तो पेन लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि रिफिल महंगी है ना? वही अगर आप वही पार्कर पेन की रिफिल 10 रुपए की कर दो, देख लेना धड़ाधड़ धड़ाधड़ पेन बिकने शुरू हो जाएंगे, है ना? राइट, यही चीज होता है। दूसरी चीज, पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दोगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दोगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, है ना? कार का प्राइस बढ़ा दोगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी ना। अगर आप पेट कार का प्राइस बढ़ा दोगे, गाड़ियां महंगी कर दोगे, अगर आप गाड़ियां महंगी कर दोगे तो क्या होगा? तो आपका पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। तो हम आप अगर आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पे रिलेशनशिप क्या प्राइस प्राइस का है? नो, मेरा रिलेशनशिप किस चीज का है? एक का प्राइस, दूसरे का डिमांड। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बच्चे कंपेयर क्या कर लेते हैं, वो समझ तो लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, लेकिन वो कंपैरिजन गलत कर देते हैं। वो कहते हैं प्राइस को प्राइस से कंपेयर करते हैं, है ना? या डिमांड को डिमांड से कंपेयर करते हैं। नो, वी आर कंपेयरिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विद द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी, है ना? तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट में कहा था देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में हम क्या कह रहे हैं? देर इज एन इनवर्स रिलेशन। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घटेगा, क्योंकि लोग अब यूज ही नहीं करेंगे, है ना? एक का प्राइस घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, राइट? राइट, कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताएं सर। तीसरा हमारे पास थर्ड फैक्टर, जो थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है? थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमारे कंज्यूमर की आमदनी, कंज्यूमर की इनकम। बेटा हमारे कंज्यूमर की इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारी कंज्यूमर की इनकम पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर एक पर्टिकुलर बंदे की इनकम बढ़ जाती है, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर एक पर्टिकुलर बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो बढ़ने से क्या होगा? बढ़ने से ये होगा कि वो ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर पाएगा ना। अब वो ज्यादा कमोडिटीज खरीद पाएगा ना, तो वो डिमांड भी बढ़ा देगा, राइट? लेकिन अगर उसकी इनकम कम कर दूं, है ना, अगर मैं उसकी इनकम कम कर दूंगा तो क्या होगा? उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, राइट? आई गिव यू अनदर एग्जांपल हियर। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 10 स्टूडेंट्स टू टीच, फ्रॉम whom आई एम चार्जिंग 1000 रुपीज पर पर्सन। मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, ठीक है? मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ।
बेटा अगर मैं 10,000 रुपये महीना कमाऊंगा तो मेरी डिमांड भी 10,000 रुपये महीने की ही होगी ना। मैं 10,000 रुपये की गुड्स ही खरीद पाऊंगा ना महीने में। लेकिन अगर मैं अपनी इनकम बढ़ा दूं, 10 से 15 बच्चे हो गए तो मेरी इनकम 15,000 हो गई। माई इनकम इज नाउ 15,000। when my income has increased, what has happened? when my income has increased, what has happened? सर मेरी इनकम बढ़ गई तो अब मैं ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ ना। आई कैन कंज्यूम मोर। मैं ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ ना। अब मैं 10 की जगह 15,000 खर्च कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा बेटा, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर, व्हाट डज इट रिजल्ट इन? मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। कोई प्रॉब्लम? तो अगर आप देखोगे द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड विल बी अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर नॉर्मल गुड है, सर नॉर्मल गुड मतलब जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट जिनको हम इकोनॉमिक्स में इंफीरियर गुड्स कहते हैं। इंफीरियर गुड्स मतलब थोड़े निचले गुड्स, मतलब ये हर कोई कंज्यूम नहीं करता। मोटा अनाज, बाजरा, रागी, है ना, ज्वार, ये सब यूजुअली इंफीरियर गुड्स होते हैं। सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन हर कोई कंज्यूम नहीं करना चाहता। ठीक, अगर आप देखोगे मैं पहले बाजरा इसलिए खाता था क्योंकि मैं वीट अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं पहले बाजरा इसलिए खाता था क्योंकि मैं वीट अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ गई तो अब मैं वीट अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं वीट अफोर्ड कर सकता हूँ। वीट के अफोर्ड करने से, वीट के अफोर्ड करने से क्या होगा? वीट के अफोर्ड करने से क्या होगा? वीट जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो इससे क्या होगा? मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया। तो अब मैं बाजरा की जगह वीट खरीदूंगा। तो इससे क्या होगा? मेरी इनकम बढ़ने से मेरे जो इंफीरियर प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम हो रही है क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। बेटा मेरे इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूम करने पर, जिनको कंज्यूम मैं तभी करता हूँ क्योंकि वो सस्ते हैं। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी, अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं महंगे प्रोडक्ट या महंगे वेरिएंट कंज्यूम कर सकता हूँ। आई कैन बाय द महंगा प्रोडक्ट। मैं बाजरा इसीलिए खरीद रहा था क्योंकि मैं वीट अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने बाजरा खरीदा। अब बेटा मैं वीट अफोर्ड कर सकता हूँ मेरी इनकम बढ़ने से। मैं वीट अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना। तो जब मैं वीट अफोर्ड कर सकता हूँ तो क्या होगा? मैं बाजरा नहीं खरीदूंगा। तो बेटा मेरे इनकम बढ़ने से बाजरा की डिमांड कम हो गई ना, है ना। मेरे इनकम बढ़ने से बाजरा की डिमांड कम हो गई। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे समझाई कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन। इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। समझ आया? आई होप आई एम क्लियर, राइट। द फिफ्थ पॉइंट दैट वी हैव हियर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। द फोर्थ पॉइंट, आई एम सॉरी, फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है बेटा लोगों की इच्छाएं, लोगों के टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंस, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर मेरे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फैशन चला गया तो क्या उसकी डिमांड होगी? क्या नहीं होगी। चाहे उसकी प्राइस कितनी ही लो हो, चाहे उसकी प्राइस कितनी ही हाई हो। तो मतलब मेरे जो टेस्ट, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरे जो प्रेफरेंसेस हैं, वो कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेडीज़, लड़कियों का जो वो होता है मेकअप का सामान, लड़कियों का क्लोथ्स। बेटा फैशन एकदम चेंज होता रहता है ना, फैशन एकदम चेंज होता रहता है ना। तो अगर आप देखोगे ड्यू टू द चेंज इन फैशन, कस्टमर के हैबिट्स, हमारे हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब क्या इम्पैक्ट करते हैं? हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। बेटा दिवाली के टाइम पे अचानक से लाइटों की डिमांड बढ़ जाती है, मिट्टी की गणेश जी की डिमांड बढ़ जाती है। अभी गणेश चतुर्थी गई, गणपति की आइडल्स की डिमांड बढ़ गई, अचानक से मोदक की डिमांड बढ़ गई। वरना पूरे साल मोदक पड़ा भी रहे कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं खाता। लेकिन अचानक से गणेश चतुर्थी आते ही मोदक अचानक से बिकने लग जाते हैं।
बूंदी के लड्डू अचानक से बिकने लग जाते हैं, चाहे बेचारे कहीं पे भी पूरे साल मिलते हैं, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन गणेश चतुर्थी पे सब खरीदते हैं, राइट। तो वही चीज़ है, वही रीज़न यहाँ पे हमने बोला कि भाई टेस्ट प्रेफरेंसेस, रिलीजन, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन सब की वजह से हमारी डिमांड इम्पैक्ट होती है। ईद के दौरान सेवइयाँ बहुत बिकती हैं, राइट, तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई, राइट, आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। अब मुझे अचानक से कोई बच्चा आके बोलता है, सर एक काम करो, नमक खरीद लो, नमक का प्राइस बढ़ने वाला है ना, देख लो ना अगले हफ्ते नमक का प्राइस बढ़ने वाला है। तो भाई मैं गया किराने की दुकान पे, मैंने बोला यार एक काम करो, मैं नॉर्मली 1 किलो नमक खरीदता हूँ, प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 किलो नमक खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए प्राइस तो बचा लिया मैंने, पैसा तो बचा लिया, सस्ते में खरीद लिया। तो बेटा अचानक से जब मुझे ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले से ही खरीद के रख लेता हूँ ना, है ना। या मुझे पता है आईफोन के प्राइस अभी घटने वाले हैं, आईफोन 14 के प्राइस ड्रॉप होने वाले हैं, 15 लॉन्च हो गया, है ना, तो भाई मैं रुक गया, ड्रॉप होने दे फिर खरीद लूंगा आराम से। अभी दिवाली आने वाली है, अभी दशहरा आने वाला है, खूब सारी सेल लगेगी अराउंड, इन एंड अराउंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मैं तब खरीद लूंगा, है ना। आज खर्च कर रहा हूँ, 10-15 दिन और रुक जाता हूँ, आने वाली है सेल, उसमें खरीद लूंगा, राइट। तो ये आप देख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चेंज इन फ्यूचर प्राइस मेरी डिमांड को भी इम्पैक्ट करता है, मेरी डिमांड को खूब सारा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बताएं। नेक्स्ट, आई होप हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्लियर होने चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को मैं क्विक रिविजन दे देता हूँ, बहुत टाइम ले लिया मैंने इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरे को ये टॉपिक फंडामेंटली समझाना था। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, सॉरी सब्सटीट्यूट में डायरेक्ट रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट मेरे पास आया इनकम ऑफ कंज्यूमर, नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना, लेकिन इंफीरियर गुड्स में आई हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, राइट, आई हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स क्या बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट के जो प्राइसेस चेंज होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स के फैशन एक्सपेक्टेशंस या कोई रिलीजियस सेंटिमेंट चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मेरी डिमांड पे भी फ़र्क पड़ता है। लास्ट में फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। अब हम आते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है कि जब मैं डिमांड में चेंज करता हूँ, जब मैं डिमांड में चेंज करता हूँ ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, जब भी मेरे पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज आता है, मेरे कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज आता है, उसकी डिमांड भी चेंज हो जाती है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाती है। इसे मैं क्या कहता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड चेंज करता हूँ, किसके वजह से, प्राइस के चेंज होने के वजह से, उसे मैं कहता हूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है ना, राइट, मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मेरे एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन उसकी डिमांड चेंज हो रही है किसी और फैक्टर की वजह से, किसी और डिटर्मिनेंट की वजह से, प्राइस फिक्स्ड है ना, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से जब मेरी डिमांड में कोई चेंज होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जब किसी और फैक्टर के चेंज की वजह से मेरी डिमांड में कोई चेंज होता है, उसे मैं क्या कहता हूँ, चेंज इन डिमांड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है जब
मेरे प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड चेंज होता है. व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, है ना. व्हाट इज चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड मीन्स दैट व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स of demand other than price. That means the price is constant but other factors of demand is changing, है ना. मतलब the income is changing, the taste and preferences are changing, there is a change in price of the related goods, or there is a change in the price expected future price of the product, है ना. इन चार फैक्टर्स की वजह से अगर कोई और मेरे डिमांड में चेंज आता है उसे मैं कहता हूँ चेंज इन डिमांड, राइट. बट प्राइस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. समझ आ गया. सर हमने बोला डिमांड वर्ड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड से कैसे डिफरेंट है. मैंने बोला ये जो डिमांड वर्ड है ये मेरे क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड से कैसे डिफरेंट है. सर डिमांड जो है, डिमांड एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं होती है. डिमांड एक बिहेवियर को बताता है कि सामने वाला इंसान गुड खरीदना चाहता है. अगर मैं प्राइस 3 रुपये रखता हूँ, अगर मैं प्राइस 4 रुपये रखता हूँ तो इतने लोग आके प्रोडक्ट खरीद लेंगे. ठीक है. तो जब भी मैं यहाँ पे कहता हूँ डिमांड ऑफ 10 यूनिट्स एट 2 रुपीज, डिमांड इज 8 यूनिट्स एट 3 रुपीज एंड सो ऑन, मतलब डिमांड इज नॉट अ फिक्स्ड यूनिट, रादर इट चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस. मतलब डिमांड जो है, प्राइस अगर चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? सर क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट डिमांडेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस. मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पे मैं इतना ही माल खरीदूंगा, इससे ज़्यादा या इससे कम खरीदूंगा. 10 यूनिट्स विल बी डिमांडेड अगर प्राइस 2 रुपये है. सर बोला तो आपने सेम ही चीज़ यहाँ पे, लेकिन अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं मल्टीपल डेफिनेशन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीपल डेफिनेशन दे रहा हूँ और यहाँ पर केवल एक सिंगल डिमांड बता रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ. इसका मतलब सर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, इट इज़ नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी परचेज. ये मेरा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं है, ये वो क्वांटिटी है जो कंज्यूमर्स विश करते हैं कि मैं खरीदूंगा फ्यूचर में. दिस इज द क्वांटिटी विच द पीपल विश टू परचेज इन फ्यूचर. ठीक है. सर इसके बाद में एक और टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क के हैं, इंपॉर्टेंट है ना. एक और क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड में डिफरेंस बताओ. मैं ऑलरेडी इसका डिस्कशन ऊपर कर चुका हूँ, मैं फिर से इसकी डिस्कशन में नहीं जाऊँगा. इंडिविजुअल डिमांड एक कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट डिमांड सारे कंज्यूमर्स की डिमांड. सर यहाँ पर इट मे और मे नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, ये हमेशा फॉलो करेगा लॉ ऑफ डिमांड को. सर ये बाकी फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, ये बाकी फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक बंदे की इच्छा है ना, वो तो कुछ भी हो सकती है. भाई फॉर एग्जाम्पल मुझसे बोलता है, मेरा दोस्त है, बोलता है तो एक काम करना मेरे भाई को फ्री में पढ़ा दे. मैंने कहा ठीक है पढ़ा देता हूँ, तेरा भाई तो है, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन हाँ मुझे आकर बोले कि सब बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊँ, भाई ये तो ना होगा, समाज सेवा थोड़ी ना खोल के बैठा हूँ, राइट. ये चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. आई होप आई एम क्लियर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दीजिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम. आई होप एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर. सर हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डिमांड फंक्शन. इसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन. व्हाट इज डिमांड फंक्शन? सर जब हम सारे फैक्टर्स का, ये जो हमने उसको सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, जब हम सारे डिटर्मिनेंट्स को एक साथ सम टोटल करके दिखाते हैं, जब हम सारे फैक्टर्स को एक साथ सम टोटल करके दिखाते हैं एक फंक्शन फॉर्म में, उसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन. सो डिमांड फंक्शन में क्या क्या होगा? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर. हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बताते हैं. सर जब भी हम वर्ड शेड्यूल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हम एक स्टेटमेंट, हम टैबुलर स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं. और जब भी हम कर्व की बात कर रहे हैं हम उसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं. आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमेशा क्या याद रखना है? डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग.
अभी इसके पीछे का रीज़न भी समझेंगे, आगे है हमारे सिलेबस में, ठीक है, जिसको हम सीखेंगे क्यों डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। अगर आप देखोगे दिस इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन डिमांड शेड्यूल। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दीजिए। अब हम यहाँ पे जानते हैं ये वाला टॉपिक जो है, आप देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि अगर मेरी प्राइस में कोई चेंज होता है और इसे मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मेरा स्लोप मिल जाता है, चेंज इन डिमांड मिल जाता है। दैट इज मेरी प्राइस में कितना चेंज हुआ ओवर व्हाट इज माई चेंज इन क्वांटिटी। सर अब हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन, आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में, फर्स्ट टर्मिनल्स या यूनिट टेस्ट, राइट। 4 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, बोलेगा लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो। सर लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी घटी, क्वांटिटी बढ़ी प्राइस घटी, दैट्स व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। भाई वीडियो की स्टार्टिंग से चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज़ तो सिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, क्या कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर भी देखो इन महानताओं ने यही चीज़ बताई है, कुछ नया नहीं बताया। ठीक भाई, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप आगे बढ़ सकते हैं हम। अब लॉ ऑफ डिमांड का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सर ये एक लाइन लिखने से या 2 लाइन लिखने से नंबर तो नहीं मिलेगा, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको रीजंस बताने पड़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है। और अगर आपसे रीजंस नहीं मांगे हैं क्वेश्चन में तो आप लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करके आप यहाँ पे एक डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व बना दोगे, डिमांड शेड्यूल डिस्क्राइब कर दोगे और डिमांड कर्व एक्सप्लेन कर दोगे और ये वाली टेबल और ये वाला डायग्राम बना दोगे। समझ आया? आपका लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन समाप्त होता है। समझ आया? राइट। अगर आप देख सकते हो लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस क्या हैं, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों आप पढ़ रहे हो, सर ये है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर वाले चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा नया प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूँ, जब मैं एक प्रोडक्ट से सेकेंड प्रोडक्ट में जाता हूँ, जब मैं फर्स्ट प्रोडक्ट से सेकेंड प्रोडक्ट की कंजम्पशन पे जाता हूँ तो उससे यूटिलिटी जो डिराइव होती है वो घटती जाती है, वो रिड्यूस होती जाती है। यही पढ़ा था ना आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। तो भाई लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि भाई जब मैं एक प्रोडक्ट डिमांड करूँगा तो हायर प्राइस पे करने को रेडी हूँ, जब मैं 2 प्रोडक्ट्स डिमांड करूँगा तो मुझे कम प्राइस चाहिए ना भाई, थोड़ा डिस्काउंट देना है ना। तुम मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो प्राइस में नेगोशिएशन नहीं करोगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे सर कॉम्बो में पढ़ाओ ना, है ना। सर 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे सर पैकेज बनाओ ना, थोड़ा और डिस्काउंट दो ना। 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे सर अब तो प्रॉपर पैकेज बनाओ, है ना, थोड़ा प्राइस और कम करो। सर अब तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पांचों, अब तो मेरे को आप ऐसा करो फ्री में पढ़ाओ, है ना, ऐसा कहोगे। लेकिन होता नहीं है ना, तो लेकिन उसके लिए आप कम प्राइस पे करने को रेडी होते हो पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट, है ना। ओवरऑल में प्राइस तो बढ़ता है लेकिन पर यूनिट प्राइस कम हो जाता है ना। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक सब्जेक्ट मुझसे 2000 में पढ़ते हो तो आप 2 सब्जेक्ट मुझसे 1800 में पढ़ोगे। एक सब्जेक्ट अगर आप मुझसे 2000 में पढ़ते हो तो 2 सब्जेक्ट आप मुझसे 3800 में पढ़ोगे, पर यूनिट प्राइस कम हो गया ना। नेक्स्ट सर 3 सब्जेक्ट आप मुझसे से फॉर एग्जाम्पल 5500 में पढ़ोगे, है ना। नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट आप मुझसे 7000 में पढ़ोगे, है ना। और अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे सर एक काम करो 8500 में पढ़ा दो ऑल 5 सब्जेक्ट्स। तो आप देख रहे हो पर यूनिट प्राइस कम होती जा रही है ना। एज इन मैन यू आर इंक्रीजिंग योर यूनिट्स, है ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सर व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहां पर मैं एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी की जगह पे पुट करता हूँ। मैं एक, अब आप 4 अलग अलग ट्यूशन सेंटर्स में बैठ के पढ़ोगे, आप बोलोगे छोड़ो ना सर मैं एक ही जगह पे एक सारी ट्यूशन्स लगा लेता हूँ, मेरे को भागना दौड़ना कम पड़ेगा, है ना, थोड़ा मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा, तो मुझे रिलेटिवली चीपर भी पड़ेगा।
क्योंकि आप अगर 4 ट्यूशन सेंटर्स में 4 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो एक एक सब्जेक्ट का पेमेंट देना पड़ेगा। सर एक ही ट्यूशन सेंटर में 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो थोड़ा रिलेटिवली कम पे करना पड़ेगा, राइट। तो वही यहाँ पे हमें बताया कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमारे लिए जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी चीपर बन जाती है ना। क्या बन जाती है? सस्ती बन जाती है, रिलेटिवली चीपर हो जाता है प्राइस। नेक्स्ट हमने बोला इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट होता है जब हमारे कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज होती है ना। जब मेरे कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो चेंज हो जाती है। सर रियल इनकम किसकी वजह से होती है? सर रियल इनकम का मतलब है उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। रियल इनकम क्या है? सर ये रियल इंडियन का मतलब थोड़ी ना है कि भाई अब मुझे पैसा मिलेगा, अब मुझे पैसा नहीं मिलेगा। मैं दिखा रहा हूँ तेरे को पैसा मिलेगा लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ठन ठन गोपाल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सर रियल इनकम का मतलब है कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, मैं अब ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद पा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे चीजेस में मेरा रॉ ऑफ डिमांड अच्छे से रन करेगा। ठीक। लास्ट बोलता है मेरे पास बेटा सोचो इस दुनिया में, दुनिया छोड़ो इंडिया में, इंडिया छोड़ो दिल्ली में खूब सारी आबादी बढ़ती जा रही है। दुनिया में तो आबादी बढ़ ही रही है ना। इंडिया में भी खूब लेवल, अच्छे लेवल पे बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे नए नए ग्राहक पैदा हो रहे हैं ना। अभी जितने भी नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या है ये मेरे लिए न्यू कस्टमर्स है ना भाई। अब बेटा जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे मेरा तो फ़ायदा ना उसके लिए, क्योंकि वो मेरा आने वाला फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर्स है मेरे, है ना। मेरे तो फ्यूचर के पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो मैं तो बोलूँगा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, अच्छे से जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा पैदा करो, राइट। मैं थोड़ी ना बोलूँगा फैमिली कंट्रोल करो, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरे लिए कोई भी एडिशनल कस्टमर मेरी डिमांड को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, है ना। क्योंकि हो सकता है मेरी डिमांड बढ़ जाए, है ना, नए कस्टमर आने से। और हो सकता है बेटा मेरा यूजेज भी डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट यूजेज से मेरा कहने का मतलब है कि मैं कुछ चीज़ों को दूसरी चीज़ों से बेटर यूज़ करूँ। मतलब मैं एक ही चीज़ को मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करूँ। सर आप कॉमर्स भी पढ़ा रहे हो, एक काम करो आप ग्रेजुएशन भी पढ़ा देना। सर आप सीए के बच्चों को भी पढ़ाते हो, मुझे भी पढ़ा देना, मैं सीए भी कर लूँगा आपसे, है ना। सर आप एक काम करते हो यूपीएससी का कॉमर्स का पेपर भी पढ़ा देना, ठीक है। सर एक काम करना है आप मास्टर्स भी पढ़ा देना मुझे। तो आप देख सकते हो एक बंदे का मल्टीपल यूज ले लिया तुमने, है ना। एक बंदे का तुमने मल्टीपल यूज ले लिया, दैट इज डिफरेंट यूजेस। तो आप देख सकते हो वाई डिमांड कर्व की हम बात कर रहे हैं। वाई डिमांड कर्व रीजंस आर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वाई? बिकॉज जब मैं नया प्रोडक्ट खरीदता हूँ, जब मैं नया सेकेंड कंजम्पशन पे जाता हूँ, मेरा क्या होता है, जब मैं सेकेंड कंजम्पशन पे जाता हूँ तो क्या होता है, सेकेंड कंजम्पशन पे जाने से मेरे को बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, मतलब मेरी प्राइस कम होने लग जाती है। सब्सटीट्यूशन में एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ। इनकम, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ाओ, एडिशनल कंज्यूमर्स, नए नए कंज्यूमर्स ऐड करो, और एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। जैसे दूध, दूध से मैं बटर भी निकाल सकता हूँ, दूध भी पी सकता हूँ, घी भी बना सकता हूँ, मिठाइयाँ भी बना सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक, आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम आते हैं इस चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा सकते। इसका मतलब एक्सेप्शंस देख लो, मैंने 3 स्टार दे रखे हैं इसको, मतलब ये तो पेपर में आ ही रहा है क्वेश्चन, 110% लिखवा लो मुझसे। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन सी जगह है जहां पर मैं लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करूंगा, जहां पर मैं लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगाऊंगा। तो बोलता है पहला तो जिफिन गुड्स, या जिसको हम कह सकते हैं इंफीरियर गुड्स। जिफिन हमारे एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, सर रॉबर्ट जिफिन, उनके नाम पे ये गुड्स लगाए गए। इन्होंने पहली बार इंफीरियर गुड्स को आइडेंटिफाई किया था, और इन्होंने कहा था कि ऐसे इंफीरियर गुड्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में। इसीलिए इन गुड्स को हमने उनके नाम पे सम्मानित करके रख दिया, जिफिन गुड्स, है ना। बट दे आर नथिंग बट द इंफीरियर गुड्स, जो मैंने आपको अभी समझाया था, बाजरा, ज्वार, जौ, मोटा अनाज, है ना, जो सस्ता प्रोडक्ट होता है ना, राइट। तो अगर आप सस्ता प्रोडक्ट देखोगे, क्या सस्ता प्रोडक्ट लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है? क्या सस्ता प्रोडक्ट लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है?
प्राइस घटते ही डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाती है। आज के टाइम पे ज्वार बाजरा खूब सारा बिक रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड भी बढ़ गई है। हेंस दे आर जिफिन गुड्स, हेंस दे आर inferior goods. They are not following the law of demand. The price and the quantity demand does not have a inverse relationship in case of jiffin goods. ठीक, कोई प्रॉब्लम? स्टेटस सिंबल, भाई मैं तो एप्पल ही खरीदूंगा, मेरे को तो मेरी पॉकेट में है, सेब ही चाहिए, ये रहा सेब ही चाहिए मुझे तो मेरी पॉकेट में, राइट? ये तो मेरा स्टेटस सिंबल हो चुका है ना? ये तो मेरा स्टेटस है भाई। स्टेटस के सामने तुम लॉ ऑफ डिमांड की क्या औकात? भाई ईगो, एस प्रेस्टीज, मेरा ईगो, मेरा प्रेस्टीज, उसके आगे स्टेटस के सामने, स्टेटस सिंबल के सामने क्या मैं देखता हूँ लॉ ऑफ डिमांड? वो तो छोटी सी चीज़ है, चुन्नू सी चीज़ है ना? तो उसके सामने मैं क्या बोलूँगा? भाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता। भाई आई डोंट केयर वो कितना भी हो, मेरी प्रेस्टीज को मैटर करना चाहिए, मेरे इमेज को मैच करना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स के प्राइस जैसे ही बढ़ते हैं डिमांड बढ़ा देते हैं। आईफोन 15 प्रो इज एन एग्जाम्पल, आईफोन 15 इज एन एग्जाम्पल। हायर प्राइस पे लॉन्च हुआ है लेकिन डिमांड तब भी हाई है ना? बट लॉजिकली क्या होना चाहिए? प्राइस हाई है तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नो, ऐसा नहीं हो रहा है ना? राइट? अब बेटा आगे जाके फियर ऑफ शॉर्टेज होने वाली है, शॉर्टेज होने वाले हैं गुड्स की, है ना? गुड्स की कमी होने वाली है। जब ऐसे गुड्स की कमी होने वाली है, मुझे पता है कोविड के टाइम पे हुआ था ऐसा कि भैया हमें पता चला था ब्रेड कम होने वाली है, दाल ख़त्म होने वाली है ना, चावल ख़त्म होने वाले हैं, तो लोगों ने भर भर के भरना शुरू कर दिया था। उससे क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा क्या? बेटा डिमांड बढ़ते ही हम प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ते ही उसका प्राइस भी बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ते ही प्राइस कम नहीं करेंगे। क्यों? टू मैच द इन्फ्लेशन, टू मैच द इन्फ्लेशन। और लोगों में थोड़ा डर रहे, जिसको जेन्युइनली ज़रूरत है वही खरीदे, हर कोई जाके ना खरीदे। ठीक है? नेक्स्ट, फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। बेटा एक पर्टिकुलर ड्रेस थी, वो मैंने पहनी, किसी ने नहीं खरीदी। वही ड्रेस मैंने जाके शाहरुख खान को पहना दी, शाहिद कपूर को पहना दी, है ना, या फिर मैंने रणवीर सिंह को या इन सबको पहना दी, है ना? बेटा धड़ाधड़ बिकने लगी। तो आप देख सकते हो फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दूध, पानी, नमक, चीनी, ये हमारी नेसेसिटीज़ है ना, क्या इन पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेंगे? नहीं कर सकते, गवर्नमेंट करने ही नहीं देगी आपको लॉ ऑफ डिमांड फॉलो, है ना? डिमांड बढ़ती ही प्राइस कम कैसे करने दोगे? वैसे ही रहने दोगे, है ना? और अगर मेरे वेदर में चेंज हो रहा है, वेदर में चेंज हो रहा है, जैसे कि जैकेट्स, विंटर में जैकेट्स, क्या विंटर में जैकेट सस्ती मिलती हैं? विंटर में डिमांड ज़्यादा है तो जैकेट भी महंगी मिलती है ना? बारिश हो रही है, बारिश में छाते महंगे मिलते हैं, वैसे वो छाता चाहे सड़क में 10 रुपए का बेचेगा, लेकिन अगर उस दिन बारिश हो गई तो भाई 100 रुपए से कम का नहीं बेचेगा वो छाता, है ना? धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, वो शिकंजी 10 रुपए का एक गिलास बेचता है, लेकिन जिस दिन कड़क धूप होती है उस दिन वो 20 रुपए का एक गिलास बेचेगा, क्योंकि पता है कस्टमर अपने आप आएगा और मेरे को हायर प्राइस भी पे करेगा, है ना? समझ आ गया? तो हेंस दीज आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पीपर। क्या होता था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब था मेरे प्राइस के चेंज होने से मेरी डिमांड में चेंज हो रहा है। सर ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, हम उसी डिमांड कर्व में, देख रहे हो, उसी डिमांड कर्व में मैं ऊपर या नीचे घूमता हूँ। When there is a change in price along with the change in quantity, it is called change in demand. And when there is a change in quantity demanded, हमारे लिए हम उसी डिमांड कर्व में ऊपर या नीचे जाते हैं। When we go up, we call it contraction, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। And when we go down, it is called expansion, because डिमांड बढ़ रही है। ठीक? अगर आप देखोगे there is an expansion of demand, that is downward movement. एक्सपेंशन में क्या होगा? हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं मतलब मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन में हम ऊपर जा रहे हैं,
क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है। ओके, बट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट व्हेन यू कॉल इट इंक्रीज, चेंज इन डिमांड। याद है चेंज इन डिमांड में मैंने क्या कहा था? प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस फिक्स रहेगा, प्राइस एकदम फिक्स रहेगा, केवल क्वांटिटी चेंज होगी। तो जब केवल क्वांटिटी चेंज होती है तो क्या होता है? जब केवल क्वांटिटी चेंज होती है तो क्या होता है? जब केवल क्वांटिटी चेंज होती है तो क्या होता है? हम या तो लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे। तो देयर कैन बी एन इंक्रीज इन डिमांड or there can be a decrease in demand. So when there is an increase in demand, you move towards the right. There is a rightward shift of the demand curve. मेरा पूरा demand curve change हो जाता है ना? But when there is a decrease in demand, there is a leftward shift of demand curve. मेरा demand curve left की तरफ shift हो जाता है. That means यहाँ पर देख लो demand कम हो गया. There is a leftward shift of demand curve. I hope I am clear. जल्दी बता दीजिए यहाँ तक। सर इसके बाद में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना? ये आजकल थोड़ा राइजिंग क्वेश्चन है, 5 मार्क में 6 मार्क में कई बार आ जाता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब जो मेरे गुड को रिप्लेस कर रहा है ना? जो मेरे गुड को रिप्लेस कर रहा है, वन एंड अदर, है ना, इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर। जैसे मैंने बोला टी कॉफी, जैसे मैंने बोला पेप्सी कोक, है ना? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मेरे प्रोडक्ट की प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मेरा प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, मेरा प्राइस घटेगा उसका डिमांड कम होगा। यही पढ़ा था हमने, राइट? आप देख सकते हो, दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप, दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप। यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस ऑफ कॉफी, यहाँ पे लिखा डिमांड फॉर टी। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ठीक है? अगर आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जिनको हम साथ में यूज करते हैं, जैसे कार पेट्रोल, टी एंड शुगर, चाय और चीनी, है ना? अगर आप देखोगे इनमें क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे देख लो ऐसे होगा डी, राइट? हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? क्रॉस डिमांड क्या होता है? क्रॉस डिमांड मतलब इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हम यही पढ़ा ना सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री में, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, एक का डिमांड दूसरे का प्राइस, यही पढ़ा ना हमने। तो वही चीज़ उसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जल्दी बता दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ जाता है। तो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है ना? इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जिनमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। सर यहाँ पर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ पे नेगेटिव है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। सर यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल में फुल क्रीम मिल्क और यहाँ पर टोन्ड मिल्क। सस्ता दूध होता है ना टोन्ड, फुल क्रीम महंगा दूध होता है, टोन्ड मिल्क सस्ता होता है। ज्वार बाजरा इंफीरियर गुड है, वेराज गेहूं चावल राइस व्हीट दे आर नॉर्मल गुड्स। आई होप आई एम क्लियर। विद दिस वी कम टू द एंड। आई नो थोड़ा सा एंड के जो टॉपिक्स थे वो शायद आप लोगों को लग रहा हो मैंने बहुत फास्ट करा दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस इज़ द मेजर थिंग दैट यू नीड टू नो, व्हाट इज़ क्रॉस डिमांड। इसके रिलेशनशिप को मैं बहुत डिटेल में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में समझा दिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैंने टाइम उन टॉपिक्स में लगाया जो नए टॉपिक्स थे, जो ऑलरेडी रेपिटेटिव टॉपिक्स थे मैंने उन टॉपिक्स में बिल्कुल डिमांड टाइम नहीं लगाया। सर चेंज इन डिमांड, यहाँ पे डिफरेंस जो है आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है? सर इंक्रीज इन डिमांड एक्सपेंशन में क्या फ़र्क है? एक्सपेंशन में क्या होता है?
सब प्राइस और डिमांड दोनों चेंज होती है, लेकिन इंक्रीज में केवल डिमांड चेंज होती है, प्राइस कांस्टेंट होती है। वहाँ पर देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यहाँ पे मूवमेंट हमारा पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है ना। दैट्स द की थिंग। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैं इस चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता चुका हूँ पढ़ाते वक्त। एक तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड 110% आपके पेपर में आएगा, चाहे वो 3 मार्क का है, चाहे वो 4 मार्क का है, चाहे वो 6 मार्क का है। लॉ ऑफ डिमांड एक क्वेश्चन 110% आपके पेपर में आने वाला है। क्या? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन विद द डायग्राम एंड अ टेबल। तो वहाँ पर आप क्या करोगे? लॉ ऑफ डिमांड को स्टेट करोगे, उसका एक टेबल बनाओगे, उसका एक डायग्राम बनाओगे। ज़्यादा अगर वो 6 मार्क में आ गया तो 2-4 रीजन समझा देना। रीजंस, व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमारा ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसके पीछे के ये हैं रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इज द रीजंस व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप करने के पीछे के रीजन क्या है? रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। ठीक, इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया था, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या होता है 1 मार्क में कई बार पूछ लेता है, MCQs में पूछ लेता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, सब्सटीट्यूट गुड्स को, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना। दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट कैन आस्क। ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को पहले डिफाइन करो कि वो गुड्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो गुड्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ, फिर उनके इफेक्ट को समझा दो, एक डायग्राम बना के दिखा दो कि इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड कम हो रहा है। बस दैट्स इट। समझ आया? समझ आया? दैट्स द इम्पैक्ट, नथिंग मोर। नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके इम्पैक्ट में रहता है वो है नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, है ना, इन पे एक क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, आजकल मैं एक नया क्वेश्चन देखता हूँ टीचर्स जो काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को और इनकम इफेक्ट को अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, है ना। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जो आपने रीजंस में पढ़ा है, इनको ये 3 मार्क क्वेश्चन बना के अलग से पूछ लेते हैं। तो जब ये 3 मार्क का अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स व्हाट इज बीन आस्क्ड, राइट। तो वंस अगेन मैंने आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं। दिस एंटायर टॉपिक आई हैव ट्राइड टू डिस्कस दिस एंटायर टॉपिक विद यू, एंड आई थिंक सो समवेयर अराउंड 1 आवर की ये वीडियो हुई होगी। 1 आवर की ये वीडियो थी जहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। प्लीज़ अगर आपको कुछ दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी। ऑल्सो ट्राई टू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।